जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजयश्री एनसीईआरटी बैच में चैप्टर 2 के चौथे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने चैप्टर 2 का तीसरा क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने विलयन की सांद्रता, निलंबन और कोलाइडल की चर्चा करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ तत्व एवं यौगिक क्या होते हैं इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज की इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें अपने इस चैप्टर की, तो चैप्टर क्या है हमारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अभी तक के कंसेप्ट के आधार पर आप सभी क्या कह सकते हो कि बेसिकली सर इस चैप्टर को हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी कहते हैं, यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण भी कहते हैं। और हम सभी ने इस चैप्टर में क्या समझा है, तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। अशुद्ध पदार्थ का क्या एग्जाम्पल होता है, तो आप सभी कहते हैं सर मिश्रण होता है। मिश्रण क्या है, तो आप कहते हैं दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को एक साथ किसी भी अनुपात में मिला देने से बन जाता है। और मेरे मित्र इसके बाद मिश्रण के प्रकार की भी आप लोगों ने चर्चा करा। विलयन क्या है, तो आप सभी कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। फिर मेरे मित्र आप लोगों ने विलयन की प्रॉपर्टीज की चर्चा करा, विलयन की सांद्रता की चर्चा करा और साथ ही साथ निलंबन और कोलाइड क्या है इसको भी डिस्कस करा। अब मेरे मित्र आपको क्या समझना है, आपको समझना है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो आप सभी यहां पे थोड़ा सा हेडिंग लगाएंगे सर, फिजिकल चेंज ध्यान में रखेंगे। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। और मेरे मित्र फिर हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे केमिकल चेंज की चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा कि केमिकल चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब सवाल ये है कि सर ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि परिवर्तन का मतलब तो आप सभी समझ रहे होंगे कि परिवर्तन का मतलब हुआ बदलना, और यहां पे लिखा हुआ है भौतिक। तो याद रखेंगे कि अगर हम लोग भौतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में जो बदलाव होने से हमें कह सकते हो पदार्थ का एक अलग रूप देखने को मिलेगा, वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अच्छा, जब हम किसी भी चीज के भौतिक की बात करते, फिजिकल की बात करते, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हम उस चीज के रंग, रूप, आकार, घनत्व, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सभी चीज की चर्चा कर रहे होते हैं। तो मेरे मित्र अगर हम किसी भी पदार्थ को गर्म करें और उसका जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाए, और फिर अगर हम लोग उसको ठंडा करते हैं तो वो डिफॉर्मेशन शेप जो है वो फिर से ओरिजिनल शेप में नहीं लौट आता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे नहीं लौटेगा, मतलब साफ है कि परिवर्तन फिर से ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा। और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें सर जो आपका परिवर्तित पदार्थ होता है वो फिर से ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। जैसे कि मेरे मित्र अगर हम बर्फ को गर्म करें और उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे सर पानी बनेगा, और मेरे मित्र जब पानी को आप ठंडा कर देंगे तो फिर से बर्फ बन जाएगा। तो जहां पे भी पदार्थ के भौतिक गुण में बदलाव देखने को मिल रहा होगा वो भौतिक परिवर्तन होगा, और जहां पे सर पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा या बदलाव देखने को मिल रहा होगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा। बस हमें याद इतना चीज रखना है इस दोनों ही परिवर्तन के बारे में कि भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ में परिवर्तन होगा वो फिर से अपने मूल पदार्थ में आ सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ में परिवर्तन होगा वो रिटर्न अपने मूल पदार्थ में नहीं आएगा। और रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या होती है सर, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो मेरे मित्र आप सभी सिंपल ध्यान में रखेंगे, क्या कि अगर हम लोग भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि सर वैसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ मूल पदार्थ में वापस आ जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ध्यान में रखेंगे
क्या कहिएगा? जब भी कोई आपसे फिजिकल चेंज की बात करेगा आप कहेंगे वैसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ मूल पदार्थ में वापस आ जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि जो पदार्थ हमारा चेंज हुआ है वो फिर से रिटर्न शेप में आ जाएगा। अब जैसे कि हम लोग मेरे मित्र अगर किसी रबर को स्ट्रेच करें और फिर छोड़ दें तो आप कहेंगे फिर से सर वो अपने मूल रूप में आ जाएगा, तो ये एक फिजिकल चेंज है। और मेरे मित्र अगर हम किसी रबर को जला दें तो आप कहेंगे सर फिर से रबर प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, तो ये केमिकल चेंज है। तो आप सभी यहां पे ये ध्यान में रखिएगा, आप सभी यहां पे ये ध्यान में रखिएगा कि वैसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ मूल रूप में नहीं आ सकता, वैसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ मूल रूप में नहीं आ सकता रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो भोजन हम लोग खाते हैं वो शरीर में जाने के बाद, आपके पेट में जाने के बाद पच जाता है, तो क्या वो फिर से रिटर्न भोजन बन पाता है? आप कहेंगे सर संभव ही नहीं है। तो कोई भी परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ मूल रूप में नहीं आ सकता रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। और आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। तो आप कहेंगे रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होती है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आसपास ही देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बर्फ को पिघलाने पर पानी बन जाना और पानी को ठंडा करने पर फिर से हमें बर्फ मिलना। सर चीनी के वाष्पीकरण के थ्रू हमें चीनी और पानी के घोल के वाष्पीकरण से हमें क्या मिल जाना? सर फिर से चीनी मिल जाना। तो ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर किसी चीज को बर्न कर रहे हैं और कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है और वहां पे नया पदार्थ बन रहा है, तो मेरे मित्र वो क्या होंगे? आप सभी ध्यान में रखेंगे, रासायनिक परिवर्तन होंगे। याद रखिएगा कि भौतिक परिवर्तन में जो आपका पदार्थ परिवर्तित होता है वहां पे हम लोग जो कुछ भी मेथड यूज करते हैं वो फिजिकल होता है, लेकिन यहां पे हमें क्या करना होता है? सर केमिकल मेथड का उपयोग करना होता है। और मेरे मित्र मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही है, ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। जब मोमबत्ती मेरे मित्र जल रहा होता है तो जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है, मोमबत्ती जब जल रहा है तो मोमबत्ती में जो केमिकल एनर्जी होती है, मोमबत्ती के वैक्स में यानी कि मोम में जो केमिकल एनर्जी होती है, आप ये मान लो कि जो पेट्रोलियम सब्सटेंसेस होती है वो बर्न होता है ऑक्सीजन के सहारे, सर धागा में लगा हुआ रहता है। लेकिन जो बर्न हो रहा है वो तो फिर हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। हम ध्यान दीजिएगा, मोम की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसमें छुपी हुई एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जो धागा आपका जल रहा है, क्या फिर से आपको उससे रिटर्न एनर्जी मिल सकती है, पेट्रोलियम एनर्जी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिल सकती है। तो यहां पे हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन मेरे मित्र जो पेट्रोलियम एनर्जी आपका स्टोर है मोम के रूप में, वो जब पिघल के नीचे गिर रहा है और उसको आप फिर से स्टोर करके मोमबत्ती बनाना चाहते हो, तो आप क्या पाते हो कि सर जो कैंडल है हमें फिर से प्राप्त हो जा रहा है। तो यहां पे हमें भौतिक परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। तो मोमबत्ती का जलना मेरे मित्र, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, एनसीईआरटी कह रही है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। ध्यान देंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया, और ऐसा गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक, क्वथनांक, ये सब क्या है? आप कहेंगे सर भौतिक गुण है। मेरे मित्र कहा जा रहा है कि अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। जो आपने पीछे के सेशन में अवस्था परिवर्तन देखा है, तो अगर कहीं पे आपसे यह सवाल पूछा जाए कि अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण कौन सा परिवर्तन है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रख लेंगे, आप सभी यहां पे ध्यान में रख लीजिएगा। क्या आप सभी यहां पे ध्यान में रखेंगे कि अवस्थाओं का, पदार्थ के अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण भौतिक परिवर्तन है। क्या है? आप सभी कहेंगे सर फिजिकल चेंज है।
अब मेरे मित्र आगे क्या कहा जा रहा है कि क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं सर? समान होते हैं। समझिएगा इस लाइन का मतलब। मेरे मित्र, पदार्थों का जो अवस्था का अंतर रूपांतरण होता है उसमें हमारा बर्फ जो है वो पिघल करके किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। तो आप ये बताओ कि जो बर्फ जमा हुआ है वो एक्चुअल में क्या है रासायनिक रूप से? आप कहेंगे H2O। और जो बर्फ पिघल गया है वो एक्चुअल में क्या है रासायनिक रूप से? तो आप कहेंगे सर H2O। तो मेरे मित्र, पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ उसके सर भौतिक गुणों में बदलाव होता है, चाहे वो उसका रंग हो, अवस्था हो, घनत्व हो, द्रव्यनांक हो, क्वथनांक हो, इसमें बदलाव होता है। लेकिन पदार्थों के रासायनिक प्रकृति के साथ भौतिक परिवर्तन में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन के दौरान जो पदार्थ होते हैं उसके रासायनिक गुण में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। मेरे मित्र, आगे क्या कह रहा है एनसीईआरटी कि जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इसके रासायनिक गुणधर्म भिन्न है। बिल्कुल मेरे मित्र, जल अलग चीज है, तेल आपका अलग चीज है। तेल आप कहोगे सर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा हमारा। और मेरे मित्र, तेल क्या होते हैं? आप कहेंगे सर ज्वलनशील होते हैं, लेकिन जल के अंदर तो ये प्रॉपर्टीज नहीं है। तो मेरे मित्र, यहाँ पे जल और खाना पकाने वाले तेल या कोई भी और अन्य तेल की बात करें, दोनों की जो केमिकल कंपोजिशन होगी वो क्या होगी सर? अलग अलग होगी। तो जाहिर सी बात है कि इसके रासायनिक गुण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। मेरे मित्र, आगे कहा जा रहा है कि हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है और जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है और रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है। जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें कोई पदार्थ, मान लो अगर कोई चीज जल रहा है चिला, तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने का क्या मतलब हुआ कि सर अगर कोई पदार्थ जल रहा है तो जो पदार्थ है वो हमारा फ्यूल का काम करेगा और ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया करेगा, तभी वो बर्न होकर के जल करके क्या करेगा सर? पदार्थ के जो गुण है उसमें परिवर्तन लाएगा। मतलब आप कह सकते हो जलेगा तो सर राख बनेगा। तो कुल मिला के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ इतना समझा रही है कि वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की प्रकृति जो है वो अपने परिवर्तित पदार्थ के बाद भी मूल रूप में आ जाती है, भौतिक होता है। और वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की प्रकृति परिवर्तित होने के बाद मूल रूप में नहीं आ पाती, वो क्या होता है सर? रासायनिक होता है। अब मेरे मित्र, चूंकि जब हम लोग एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है वो तो हो गया। यहां पे वही चीज कहा जा रहा है कि मोमबत्ती की जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। अब सवाल है कि शुद्ध पदार्थों के प्रकार क्या हैं? मेरे मित्र, आप सभी ने क्या देखा था? आप सभी ने देखा था कि सर व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट प्योर सब्सटेंसेस इन अ केमिस्ट्री, जब कभी भी हम केमिस्ट्री में शुद्ध पदार्थ की बात करेंगे तो हम सभी क्या कहेंगे कि ये दो होंगे। एक तो हमारा तत्व होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे चिला? एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। और दूसरा हमारा क्या होगा? यौगिक, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। अब मेरे मित्र यहां पे, अब आप यहां पे तत्व एवं यौगिक को थोड़ा सा क्लियरली समझ लीजिएगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है आपका। मेरे मित्र, तत्व की जब हम लोग बात करते हैं तो आप सभी कहेंगे कि सर 118 वाला तत्व की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा कि तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आप सभी कहते हैं सर 118। और मेरे मित्र, इस तत्व में से प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो ध्यान में रखेंगे 94। अब सवाल यहां पे ये है कि सर ये जो तत्व है, इस तत्व शब्द का प्रयोग किसने करा? तो मेरे मित्र, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग करा। तो पहला चीज तो आप सभी यहां पे ध्यान में रखेंगे कि तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे रॉबर्ट बॉयल। तो आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है
कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करा था? रॉबर्ट बॉयल ने करा था। अब मेरे मित्र तत्व की जो परिभाषा थी वो किसने दिया? एनाटोनी लैवोजियर ने दिया। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी अन्य भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। एनसीईआरटी क्या कह रहा है? कह रहा है कि फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लैवोजियर ने सन 1743 से 1794 में सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया और उसके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो मेरे मित्र आप सबों को यह हमेशा ध्यान में रखना होगा कि कोई भी तत्व पदार्थ का वह उत्तम रूप है जिसे किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सर अन्य भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। और यह बात किसने बताई थी? आप कहेंगे सर लैवोजियर ने बताई थी। किसने बताई थी? लैवोजियर ने बताई थी। तो मेरे मित्र आप सभी यहां पे क्या ध्यान में रखेंगे? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि तत्व की परिभाषा, कोई अगर पूछ देगा कि तत्व की परिभाषा किसने दिया, तो आप सभी कहेंगे सर लैवोजियर ने दिया। किसने दिया? लैवोजियर ने दिया। और मेरे मित्र आप सभी से अगर यह सवाल पूछ दिया जाए कि क्या दिया था, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि तत्व की परिभाषा क्या होगी। तो आप सभी कहेंगे कि पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, अन्य भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, अन्य भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? आप सभी कहेंगे सर एलिमेंट्स कहलाता है। अब मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि ये जो तत्व हैं इसको भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तत्व को हम लोग कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि जो तत्व के 3 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो मेरे मित्र जैसे ही आपसे सवाल करा जाएगा तत्व के प्रकार की, किसकी? तत्व के प्रकार की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो तत्व का प्रकार होगा उसमें पहला होगा हमारा मेटल, फिर दूसरा क्या होगा? आप सभी याद रखना नॉन मेटल। अच्छा इंग्लिश लिखेंगे बड़ा बड़ा हो जाएगा, हिंदी में लिखेंगे जल्दी हट जाएगा इसमें चला। दूसरा हो जाएगा हमारा अधातु, हाँ, और तीसरा क्या होगा हमारा? याद रखिएगा उपधातु, जिसको हम लोग मेटालॉइड कहते हैं। तो जो तत्व हैं वो 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं, धातु, अधातु और उपधातु। कितने कैटेगरी में? धातु, अधातु और उपधातु। मेरे मित्र धातु क्या होगा? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसके अपने कुछ भौतिक गुण होंगे, अधातु तो इसके अपने कुछ भौतिक गुण होंगे। बस सिंपल शब्दों में समझिएगा इसको। मेरे मित्र जैसे ही हम धातु की बात करेंगे, मेटल की बात करेंगे, तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जो मेटल होंगे वो विद्युत और ऊष्मा का चालन करेंगे। और आप ये सरल शब्दों में कह सकते हो कि सर कोई भी चीज जो विद्युत और ऊष्मा का चालन कर सकता है मेटल कहलाएगा, धातु कहलाएगा, या फिर वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके धनायन बनाएगा धातु कहलाएगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी जब आप ये कह रहे हैं कि कोई भी तत्व जो विद्युत और ऊष्मा का चालन करे धातु कहलाएगा, तो जो चालन नहीं करेगा ओकरा क्या कहेंगे? चिलावा धातु कहेंगे। और बस इस दोनों का कंसेप्ट ही यही है। और उपधातु, तो सर उपधातु ऐसे होंगे जो धातु और अधातु दोनों के गुण को शो करेंगे। अब इसी को एनसीईआरटी क्या करा है, थोड़ा सा इलॉबरेट कर दिया है यहाँ पे। कैसे? तो कह रहा है कि धातु प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी या कुछ को प्रदर्शित करते हैं। क्या है गुणधर्म? तो पहला है कि यह चमकीली होती है। मेरे मित्र आप सभी देखे होंगे कि कोई भी आपका मेटल हो वो क्या होता है? आप कहते हैं सर चमकीला होता है, तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की धातुई चमक होती है। और कोई धातु अगर है तो सर वो चमकते रहेगा, ये चीज आप जरूर देखेंगे। साथ ही मेरे मित्र अगला प्रॉपर्टीज है कि ये चांदी जैसे सफेद या सोने की तरह पीले होते हैं।
अगर आप धातु की बात करेंगे तो या तो मतलब एक एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, हालांकि लोहा भी धातु है तो सर लोहा में भी एक चमक होती है, तो सब धातु चांदी जैसा सफेद और सोना जैसा पीला नहीं होगा। मतलब एक कयास यहां पे लगाया जा रहा है कि धातुएं सोना जैसा पीला और चांदी जैसा सफेद चमकदार हो सकता है। बाद बाकी जितने भी धातु होंगे उन सभी में कुछ ना कुछ क्या होगी सर, धातु ही चमक होगी। और मेन प्रॉपर्टीज कि ये ताप और विद्युत की सुचालक होती है और ये तन्य होती है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि धातुएं तन्य होती है, मतलब धातु को खींच करके पतला तार में बदला जा सकता है। और सर्वाधिक तन्य धातु सोना, उससे कम चांदी। अच्छा, धातुएं आघात वर्धनीय भी होती है, तो आप सभी क्या कहेंगे, आघात वर्धनीयता का मतलब क्या हुआ, धातु को पीट पीट करके पतला चादर में तब्दील करना क्या कहलाता है सर, आघात वर्धनीयता कहलाता है। और मोस्ट मेलेबल एलिमेंट की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर सोना और चांदी यहां पे भी होगा। मेरे मित्र साथ ही कहा जा रहा है कि ये प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं, मतलब इसको पीटोगे तो इससे साउंड निकलेगा। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर रूम क्या होता है सर, द्रव अवस्था में होता है। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि इनमें में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप सभी क्या कहेंगे, गुरुजी जो पारा है वो। और धातु मेरे मित्र जितने गुण धातु के द्वारा आप लोगों ने देखा है कि धातु में धातु चमक होती है, तन्यता होती है, आघात वर्धनीयता होती है, पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसा कुछ भी सरा धातु के साथ नहीं होता है। और वही एनसीईआरटी कह रहा है कि ये विभिन्न रंगों की होती है, ताप और विद्युत की कुचालक होती है, और ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघात वर्धनीय नहीं होती है। और मेरे मित्र वो अधातु में भी आपका ब्रोमीन जो है वो क्या होता है सर, रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। मेरे मित्र कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु और अधातु के बीच के गुण को दर्शाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु यानी कि मेटालाइट कहते हैं। तो ऐसा तत्व जो मेटल और नॉन मेटल के बीच के प्रॉपर्टीज को बताएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मेटालाइट कहलाएगा। और यहाँ पे जो चीजें कही जा रही है कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 में से अधिक, 100 से अधिक है, और इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है जबकि शेष मानव निर्मित। तो मेरे मित्र अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है और प्राकृतिक तत्वों की संख्या 94 है। ध्यान में रखिएगा, अधिकांश तत्व आपको ठोस अवस्था में देखने को मिलेंगे। 11 तत्व ऐसे होंगे जो रूम टेम्परेचर पर गैसियस अवस्था में होंगे, और ये बेसिकली किससे बिलोंग करेंगे, आप सभी याद रखेंगे सर, नॉन मेटल से बिलोंग करेंगे। 2 तत्व, एक धातु पारा, दूसरा अधातु ब्रोमीन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होगा। और गैलियम और सीजियम क्या होगा सर, जो कमरे के तापमान होंगे उससे कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये सब तो भूल जाएंगे, हम भूलने की जरूरत नहीं है। आप सभी ध्यान में रखिएगा कि अगर हम धातु की बात करेंगे, धातु की बात करेंगे तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर्टीज क्या याद रखेंगे, इसके लिए क्या प्रॉपर्टीज याद रखेंगे कि धातुएं चमकीली होती है, धातुएं चमकीली होती है, ठीक है। दूसरा क्या याद रखेंगे कि धातुएं आघात वर्धनीय, धातुएं आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय एवं तन्य होती है, आघात वर्धनीय एवं तन्य होती है। आघात वर्धनीयता को चला यहां पे मेलेबिलिटी बोला जा रहा है, और तन्यता को यहां पे डक्टिलिटी बोला जा रहा है। याद रख लेना, याद रख लेना क्या कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय, सर्वाधिक आघात वर्धनीय एवं तन्य धातु पूछ देगा तो लिख दीजिएगा सोना और चांदी। पहला सोना और दूसरा का चला चांदी। साथ ही याद रख लेना चला कि धातुएं सुचालक होती है, धातुएं क्या होगी, सुचालक होगी। और साथ ही मेरे मित्र क्या याद रखेंगे कि धातुएं या धातु को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होता है, धातु को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, बात किसकी करेंगे, बात करेंगे हम लोग नॉन मेटल की, किसकी, नॉन मेटल की, और धातु के गुण की। तो आप सभी कहेंगे सर ये विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे।
इसमें क्या होगा सर, विभिन्न रंग का होगा, विभिन्न रंग का होता है, तथा कोई चमक नहीं होती, तथा कोई चमक नहीं होती। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि मेरे मित्र ये ब्रिटल होते हैं, यानी कि भंगूर होते हैं, ये भंगूर होते हैं। और तीसरा आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये आधात वर्धनीय, आधात वर्धनीय एवं तन नहीं होते हैं, आधात वर्धनीय एवं तन नहीं होते। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि समानता धातु, समानता धातु ठोस अवस्था में मिलता है, समानता धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है। जबकि चिला अधातु के बारे में बात करेंगे तो आप सभी याद रखेंगे कि समानतः अधातु गैस अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं सर, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ईटीसी। और इसी तरीके से अगर हम यहां पे भी इसके एग्जाम्पल की बात कर लें अधातु की, तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर आपका नाइट्रोजन है, ये सब सर अधातु ही है और कुछ नहीं है सर। याद रखिएगा। उपधातु की बात करेंगे, उपधातु इसको हम लोग मेटालॉइड बोलेंगे। ठीक है। धातु, धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु दोनों के गुण को प्रदर्शित करेगा, दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है, यानी कि शो करता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा, चूंकि धातु आपका सुचालक होता है और अधातु आपका कुचालक होता है, तो उपधातु क्या होगा चला, याद रखना है, उपधातु अर्धचालक होगा। उपधातु क्या होगा, अर्धचालक। उपधातु सेमीकंडक्टर होता है। बाद बाकी मेरे मित्र पीडीएफ में आपको तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी वाली पॉइंट रहेगी ही रहेगी, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि पारा आपका जो है वो धातु है और द्रव अवस्था में होता है, लिख ही लो। ठीक है, यहां पे लिख ही लो सर, धातु, धातु जो द्रव अवस्था में होता है, धातु जो द्रव अवस्था में होता है, क्या कहोगे सर, पारा Hg चिला। और अधातु, अधातु जो द्रव अवस्था में होता है, क्या कहेंगे सर, ब्रोमीन। क्या कहिएगा, ब्रोमीन। अब मेरे मित्र आगे क्या कह रहा है एनसीईआरटी, आगे कह रहा है कि यौगिक क्या होता है। सिंपल याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाने से किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। तो अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यौगिक की, तो हम सभी कहेंगे सर कंपाउंड। और हम यहां पे ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित संयोजन से, संयोजन से बनने वाला पदार्थ, बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ठीक है। एनसीईआरटी क्या कह रहा है, एक यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। तो सरल शब्दों में तो हम ये कह ही सकते हैं। ध्यान में रखेंगे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं चला, तो H2O
CaCO3 NaCl NaCl, इसके बाद HNO3 CO2 CO एटसेट्रा, ये सब के सब क्या है चला, आप कहेंगे कंपाउंड है, यौगिक है। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जितने भी यौगिक हैं इनमें जो अवयवी तत्व हैं हमेशा वो एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं। जैसे अगर हम H2O की बात करें, यहां पे H2O की सबसे बेसिक एग्जांपल, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होगा वो कितना होता है, एक, दूगो है तो यहां पे 2 होगा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आप कहते हैं सर 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। मेरे मित्र, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो कितना है, 1:8 है। तो मैंने क्या बताया कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक निश्चित संयोजन से पदार्थ बनता है हमारा, तो 1:8 कहने का मतलब यह हुआ कि वाटर में सर हमारा 1 भाग क्या होता है, जल होता है, और हम ये कह सकते हैं कि सर 8 भाग ऑक्सीजन होता है। या रियल वेट के साथ जाएंगे तो सर 2 भाग जल होता है और 16 भाग हमारा ऑक्सीजन होता है, तबे ना जाकर के 18 भाग होता है कर चला। तो आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा। इसी तरह सिर्फ H2O ही नहीं, जितने भी यौगिक होंगे वे जब भी बनेंगे तो सर 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में संयोजित करने से बनेंगे। मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखना। जैसे हम एक आपको यहां पे रिएक्शन बताने की कोशिश करें, मान लो कि आप सभी कहते हो कि गुरुजी H2O और O2 मिलकर के क्या करता है, तो आप कहते हैं सर H2O बना लेता है। तो अब ये जो हमारा H2O बना है ये क्या है, आप ध्यान में रखेंगे यौगिक है। तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि यौगिक का गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से बिल्कुल ही भिन्न होता है। कभी आपने देखा है कि सर जो वाटर है वो गैस की तरह कार्य करता है? नहीं, ये बना है सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे 2 गैस से, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी है सर, ये तरल है यानी कि लिक्विड है। तो मेरे मित्र, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि यौगिक का गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से बिल्कुल ही भिन्न होता है। और जब भी यौगिक का निर्माण होगा तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी। मेरे मित्र ध्यान देंगे, एनसीईआरटी भी आपको उसी चीज को यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या कह रहा है कि 2 तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर अगर हम यौगिक पाते हैं तो सर इसका जो गुण होता है वो मिले हुए तत्व से बिल्कुल ही भिन्न होता है। तो हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं, कि यौगिक का गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। भिन्न बोले तो अलग होता है। और मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखना कि यौगिक के बनने में रासायनिक अभिक्रिया होती है। यौगिक के बनने में क्या होती है, ध्यान में रखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया होती है। और मेरे मित्र, जब यौगिक के बनने में रासायनिक अभिक्रिया होगी तो यह संभव है, यहां पे ऊर्जा का अवशोषण भी हो सकता है या फिर ऊर्जा का उत्सर्जन भी हो सकता है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। और जहां पे भी रासायनिक अभिक्रिया होगी चिला, वहां पे ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन निश्चित ही होगा। तो आपको यौगिक से संबंधित इतना सा बात आपको अपने माइंड में रखना होगा। और साथ ही मेरे मित्र आगे कह रहा है कि यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है, और हम यह भी कह सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान होता है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। समान संगठन, तत्व, यौगिक, इन्हीं सब चीज की चर्चा करी गई है जिसको आपने मेरे मित्र हमारे साथ डील करा है। ध्यान रखिएगा, मिश्रण और यौगिक के अंतर की बात करेंगे तो तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। जबकि यौगिक में क्या होता है, तो सर तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। तो मिश्रण के बनने में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है सर, बस सभी पदार्थों का वो एक तरह से मिश्रण तैयार हो जाता है। जबकि यौगिक में क्या होता है सर, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुट करके H2O बनाती है।
अब मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय है, जबकि जो यौगिक है उसका संगठन हमेशा अस्थायी होगा। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, जबकि जो यौगिक होते हैं इसका गुण पूरी तरीके से अलग होता है। और मेरे मित्र, मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। मेरे यौगिक के अवयवों को रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो ये चीज आप सबों को ध्यान में रखना होगा, ये चीज आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि यौगिक के अवयवों को केवल रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, केवल रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो मेरे मित्र, ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और इसी क्लास के साथ आपका चैप्टर 2 पूरे तरीके से फिनिश हो जाता है। और उम्मीद करते हैं कि यहां तक के सभी कंसेप्ट आप आसानी से समझ पाए होंगे। और इससे संबंधित अब आपको किसी भी प्रकार का सवाल दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।